और चलिए अब विस्फोट में सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी देते हैं, जहां अमेरिका ईरान युद्ध की आहट के बीच में बड़ी खबर आ रही है। यूएसएस युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर मंडरा रही है ईरानी ड्रोन। मध्य पूर्व के समुद्री क्षेत्र में मंडरा रहा है ईरानी ड्रोन, ये बताया गया है। खबर क्या, एक बार फिर से समझ लीजिए। अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध की आहट बार बार देखने को मिल रही है। इन सब के बीच युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर ईरानी ड्रोन उड़ते हुए देखा गया है। ईरान ने फुटेज जारी करके मैसेज दिया है, अमेरिकी टारगेट उसकी जद से बाहर नहीं है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। देखिए, एक तरफ अमेरिका पूरी तैयारी ये कर रहा है कि वो ईरान के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन से लेकर के जेराल्ड तक की तैनाती कर दी गई है ईरान की तरफ। ऐसे में अब्राहम लिंकन के ऊपर ईरानी ड्रोन भेज करके ये संदेश ईरान की तरफ से दिया गया है कि अगर अमेरिका तैयारी करके आया है तो ईरान मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। ये आप युद्ध की तस्वीरें देखिए, आपको 2025 जून की तस्वीरें याद आएंगी कि किस तरीके से ईरान को घेराबंदी करके कहीं ना कहीं शिकार बनाया गया था, उस पर अटैक किए गए थे और ये अमेरिका ने और इजराइल ने मिल करके किए थे। एक बार फिर से यही हो सकता है कि अगर अमेरिका ने ये तैयारी शुरू कर दी है, अमेरिका ने अगर ईरान को टारगेट करना शुरू किया तो इजराइल उसका भरपूर साथ देने वाला है। अब्राहम लिंकन से लेकर के यूएसएस जेराल्ड तक की जो तैनाती है वो कर दी गई है अमेरिका की तरफ से, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर निशाना साध सकता है। और यही वजह है कि वहां के जो सर्वोच्च नेता है अयातुल्ला अली खामेनी, उनके एक बार फिर से बंकर में छिपने की खबरें ऊपर आने लगी है। बंकर में छिपने की खबर के साथ साथ ये खबर तक है कि उन्होंने अपने तीसरे बेटे को अपनी गद्दी सौंप दी है, अपनी कमान सौंप दी है। यानी सर्वोच्च नेता अगर अब कोई अयातुल्ला अली खामेनी के बाद होगा तो उनका बेटा होगा। अब ऐसे में अमेरिकी टारगेट ईरान की जद से बाहर नहीं है। ये ईरानी ड्रोन उड़ा करके अमेरिका को एक तरीके से संदेश दे दिया गया है ईरान की तरफ से। एक और खबर आ रही है, ईरान अमेरिका युद्ध की आहट के बीच में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट पोत पहुंच चुका है। विध्वंसक पोतों के साथ मध्य पूर्व ये पहुंचा, ईरान की सीमा के भीतर पहुंचा है। ये बहुत बड़ी जानकारी है कि ईरान की सीमा के भीतर यूएसएस अब्राहम लिंकन को पहुंचा दिया गया है। अब आप अगर ये तस्वीर देखेंगे, ये सिर्फ आपको रनवे नजर आएगा और इस पर से कभी भी जो यूएसए के जो जेट है वो उड़ान भर सकते हैं। इसकी इतनी क्षमता होती है, रनवे के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। उड़ता चलता फिरता समुद्र में तैरता हुआ रनवे अपने साथ लेकर के चलते हैं। और जैसे अमेरिका की तरफ से एक कॉल आएगा राष्ट्रपति ट्रंप का, वैसे ही यहां से जो जेट हैं वो उड़ान भरते हुए नजर आ जाएंगे और सीधे ईरान पर हमला करना शुरू कर देंगे, जैसा कि उनकी तरफ से जून 2025 में किया गया था। यानी अब्राहम लिंकन अगर ईरान के अंदर तक, ईरान की सीमा तक पहुंच चुका है, जो समुद्री सीमा होती है तमाम देशों के बीच में वो बटी होती है, ईरान की सीमा जहां से शुरू होती है, अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन को वहां तक अमेरिका लेकर के गया है तो सीधी सी बात है कि युद्ध होने वाला है। और यही वजह है कि ईरान भी अपना ड्रोन उड़ा रहा है यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर और ये कह रहा है कि देखिए, आप भी कहीं से भी बचेंगे नहीं। अगर हमारे ऊपर आपने हमला करना शुरू किया तो हम भी उसके लिए पूरे तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। दो खबरें हैं और ये दोनों खबरें इस युद्ध की आहट को बता रही हैं। इस युद्ध से अब इनकार नहीं किया जा सकता है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप सिरे से देखना शुरू करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ईरान में कभी भी युद्ध हो सकता है। अयातुल्ला अली खामेनी का जाकर के बख्तर बंद एक जगह पे छिप जाना अपने आप में ये इशारा करता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर ईरानी ड्रोन का उड़ना ये बताता है कि ईरान की तैयारी भी अमेरिका की तरह पूरी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन का ईरान की सेना में प्रवेश कर जाना भी बताता है कि ये युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। कैरेबियन सी में यही हुआ था वेनेजुएला पर, जब निशाना साधना था अमेरिका को तो वहां सीमा के अंदर प्रवेश करा दिया गया। यूएसएस जितने भी उनके पास एयरक्राफ्ट है, जितने भी उनके पास यूएसएस जेराल्ड की अगर बात करें तो वहां पर भी कैरेबियन सी में हमने उसे देखा था। और उसके बाद ये कहा गया कि अमेरिका वहां पर अपनी नौसेना के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ड्रिल कर रहा है, लेकिन वो ड्रिल किस तरीके से वेनेजुएला के लिए घातक साबित हुई थी दुनिया ने देखा था। अब आपको बताते हैं कि दुनिया में जंग के एक नए फ्रंट के बारे में, फारस की खाड़ी से जंग का नया फ्रंट खुलने जा रहा है। अमेरिका का जो जंगी बेड़ा है वो पोजीशन ले रहा है और एयरक्राफ्ट और मरीन कमांडो अपनी पोजीशन ले रहे हैं। कभी भी अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। उधर ईरान भी पलटवार के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है। ट्रंप की ईरान पर कब्जे की हसरत दुनिया के लिए मुसीबत बन सकता है।
अमेरिका का समुद्री दैत्य यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब तैयार है। अपने डिस्ट्रॉयड फाइटर जेट्स स्क्वाड्रन और भारी हथियारों के साथ यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान को दहलाने को तैयार है। माना जा रहा है कि ट्रंप ने अपनी सेना को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसके बाद अब फारस की खाड़ी किसी भी वक्त जंग की आग से उबल सकती है। ये जंग का एपिसेंटर बन सकती है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के लिए मुसीबत बन सकता है, तो ईरान ने भी उससे निपटने की तैयारी कर ली। खबर है कि ईरान ने ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी तक सर्विलांस ड्रोन तैनात किए हैं, जिससे अमेरिकी सेना की हर गतिविधि की जानकारी ली जा रही है और ईरान की मिसाइलें कभी भी यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी हमला कर सकती हैं। हालांकि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला आसान नहीं है, क्योंकि इसके साथ डिस्ट्रॉयर यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस स्प्रिंग्स, यूएसएस पीटरसन जूनियर और यूएसएस केन मौजूद है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर पर करीब 70 फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं, जिनमें FA-18E सुपर हॉर्नेट और F-35C लाइटनिंग भी शामिल है। उधर ईरान भी अपनी शानदार मिसाइल फोर्स के साथ तैयार है। ईरान दावा कर रहा है कि जंग हुई तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस और इजराइल में जबरदस्त तबाही होगी। ईरान ऐसा कर भी सकता है, क्योंकि ईरान ने अपनी मिसाइलों का जखीरा बहुत बढ़ा लिया है, जबकि सुप्रीम लीडर खामेनेई को सीक्रेट बंकर में पहुंचा दिया गया है। खामेनेई की लोकेशन की जानकारी किसी के पास नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दूर नार्बक में खामेनेई हो सकते हैं, जबकि उनके तेहरान से करीब 900 किलोमीटर दूर लाइजन में भी होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि ईरान के पास 2000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। इनमें खैबर शेकन मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है, जबकि सेजिल मिसाइल भी करीब 2000 किलोमीटर दूर दुश्मन को तबाह कर सकती है। इसके अलावा कतर मिसाइल 1800 किलोमीटर दूर तक और इमाद मिसाइल लगभग 1600 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा ईरान की फतह 2 मिसाइल 1500 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकती है। ईरान का दावा है कि फतह 2 मिसाइल उसकी सबसे तेज बैलिस्टिक मिसाइल है। उधर अमेरिका की तैयारी पूरी हो चुकी है। ईरान को हवा और समंदर के रास्ते दहलाने की तैयारी है। अमेरिकी बेस पर फाइटर जेट्स की तैनाती है। लगातार ड्रिल जारी है। रिफ्यूलिंग टैंकर हवा में उड़ते जहाजों में ईंधन भरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अमेरिका को अपने सहयोगी खाड़ी देशों और इजराइल की सुरक्षा की भी चिंता है। खबर है कि उनकी वजह से अब तक ईरान पर हमले का प्लान टाल दिया गया है, लेकिन अब अमेरिका ने उनकी सुरक्षा भी पुख्ता कर ली है। खबर है कि अरब देशों में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए, जबकि अहम ठिकानों पर थर्ड एयर डिफेंस तैनात किया गया है। इसके अलावा इजराइल में 3 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है।
अमेरिका से जंग की सूरत में ईरान हार्मूज स्ट्रेट को भी बंद कर सकता है। ये करीब 34 किलोमीटर संकरा समुद्री रास्ता है। यहाँ लगभग 3 किलोमीटर लंबी शिपिंग लेन है और यहाँ से दुनिया का करीब 30% तेल गुजरता है। यानी अगर ईरान ने यह रास्ता ब्लॉक किया तो दुनिया में हाहाकार मच सकता है। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ सकती है। जाहिर है कि अगर ईरान पर अमेरिका हमले की हिमाकत करता है तो अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के लिए बुरा सपना साबित हो सकता है। हालांकि ईरान में भीषण तबाही तय मानी जा रही है, लेकिन इस बात का भी भय है कि इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब खबर आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई देते हैं, जहां रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। बताया ये जा रहा है कि ज़पोरिज़िया में कंट्रोल पोस्ट पर हमला किया गया है। तो खबर क्या है, रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से बड़ा अटैक कर दिया है और यह अटैक इस बार कहां पर किया गया? ज़पोरिज़िया में किया गया है, कंट्रोल पोस्ट पर, जिसमें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम से बड़ा हमला किया गया है। उसका इस्तेमाल किया गया है, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम का। बताया ये जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर यह अटैक किया है ज़पोरिज़िया में कंट्रोल पोस्ट पर, जिसके बाद ये जो सुरक्षा चौकियां हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है। और हर बार रूस यूक्रेन की सुरक्षा चौकियों को ही तबाह कर रहा है, उन्हें निशाना बना रहा है, वहां पर विस्फोट कर रहा है ताकि उन जगहों से वो अपने सैनिकों को प्रवेश करा सके और वहां से पूरी तरीके से यूक्रेन को उखाड़ करके फेंक दे और इस तरीके से रूस का वहां पर कब्जा हो जाए। और यही बार बार उसकी तरफ से किया जा रहा है। इस बार भी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम का उसकी तरफ से इस्तेमाल किया गया है, उस जगह को निशाना बनाने के लिए, ज़पोरिज़िया में अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए, और वहां से उनकी सुरक्षा चौकियों को पूरी तरीके से उसने तबाह कर दिया है। ये जानकारी है, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीर जरा देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमला है वो किया गया है, जिसकी वजह से ये सुरक्षा चौकियां पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं, इन्हें खत्म कर दिया गया है और यहाँ के रास्ते प्रवेश करना चाहता है रूस यूक्रेन की तरफ। हालांकि यूएई में दोनों ही देशों के बीच में वार्ता चल रही है। अब ऐसे में ये वार्ता क्या सफल साबित होगी, ये युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब बात करें कुश्क की, तो कुश्क में यूक्रेनी एयरफोर्स का हमला देखने को मिला है और यूक्रेन के मिग-29 विमान से ये अटैक किया गया है। रूस के ड्रोन ऑपरेटर्स पर फ्रांसीसी गाइडेड बम गिराए गए हैं। मिग-29 उन्हें यूक्रेन को वहीं से मिला है, फ्रांस से मिला है, और ऐसे में कुश्क में यूक्रेनी एयरफोर्स ने यह हमला किया। यूक्रेन के मिग-29 विमान से ये अटैक करके जो रूस के ड्रोन ऑपरेटर्स हैं उन पर बम गिरा दिए गए हैं। ये बम गिराने की जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर सामने आई हैं और बम गिरते ही ये जगह पूरी तरीके से विस्फोट के साथ दहल जाती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ रह जाता है तो धुआं, राख और उसका गुबार रह जाता है। इसके साथ ही इस जगह को खत्म करके यूक्रेन भी ये बता रहा है कि देखिए, अगर तुम्हारी तरफ से अटैक किया जा रहा है तो हमारी तैयारी भी पूरी है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारे पास मिग-29 है, फ्रांस ने उन्हें दिया है और मिग-29 का इस्तेमाल करके गाइडेड बम गिरा करके उन जगहों को, रूस की उन जगहों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। यहां पर भी आपको सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। दो खबरें निकल करके सामने आ रही है। पहली खबर यह है कि यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया मिग-29 का इस्तेमाल करके, तो दूसरी तरफ रूस ने सेल्फ प्रोपेल्ड का इस्तेमाल किया, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है और यूक्रेन की जो सुरक्षा चौकियां हैं ज़पोरिज़िया के निकट, उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। तो ये दो खबरें हैं, दो जानकारियां हैं कि किस तरीके से दोनों ही जगहों पर रूस हो, यूक्रेन हो, वो अपने जवाब देते हुए नजर आ रहा है, अपना जवाब दर्ज करवाते हुए नजर आ रहा है। अभी दोनों ही देश इस मूड में हैं कि जिसकी तरफ से हमला किया जाएगा उसे मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा, हम रुकेंगे नहीं। लेकिन यूएई में जो बैठक चल रही है, माना यह जा रहा है कि हो सकता है इसके बाद इस युद्ध का अंत हो जाए, लेकिन अभी भी समय लगने वाला है। तो रूस यूक्रेन युद्ध में पिछले 4 साल से जो युद्ध चल रहा है वो अभी भी उसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है।
रूस यूक्रेन युद्ध की अगर बात की जाए तो अब तक रूसी बारूद से दहल रहे यूक्रेन ने जबरदस्त बदला लिया है। ज़ेलेंस्की के जवानों ने रूस के कई शहरों को न केवल दहला दिया है बल्कि उन्हें अंधेरे में पूरी तरीके से डुबो दिया है। यूक्रेन का प्रतिशोध, रूस पर फूटा जेलेंस्की का क्रोध। Almost agree. Military dimension 100% agree. Prosperity plan. धधके रूस के शहर, पिछले 4 साल से यूक्रेन की धरती रूस के बारूद से धधक रही है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन की जमीन को दहला रही है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, जिससे न केवल यूक्रेन की सेना को नुकसान हो रहा है बल्कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो रहा है। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के पावर स्टेशन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है, जिसके कारण न केवल यूक्रेन के शहरों में अंधेरा छा रहा है बल्कि माइनस में टेम्परेचर के बीच लोगों को गर्म पानी और भाप की सप्लाई भी नहीं हो पा रही। हालात ऐसे हो गए हैं कि करीब 80% यूक्रेन में बिजली संकट पैदा हो गया है। ज्यादातर इलाकों में 10 से 15 घंटे की बिजली की कटौती की जा रही है। यूक्रेन की सरकारी बिजली की कंपनी डीटेक की उत्पादन क्षमता 60 से 70% उत्पादन क्षमता कम हो गई है। इसके अलावा रूसी सेना के हमलों की वजह से रिवने न्यूक्लियर सप्लाई सब स्टेशन तबाह हो गया। यह सब स्टेशन शहर के करीब 80% इलाके में बिजली की सप्लाई करता था।
रूस के पैटर्न पर अब यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। यूक्रेनी सेना भी रूस के शहरों पर बारूदी बारिश कर रही है, जिससे वहां भी नुकसान हो रहा है। बिजली सप्लाई और नागरिक सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं, तबाही फैल रही है। यूक्रेन के भीषण हमलों की वजह से रूस के 6 शहरों में ब्लैकआउट हो गया। यूक्रेन के जवानों ने रूस के कास्त्रोदर, ओरियोल, बेलगोरोद, रोस्तोव और अस्त्रखान में ताबड़तोड़ अटैक किया। रूस के बेलगोरोद में हमलों की वजह से ब्लैकआउट हो गया, जबकि कास्त्रोदर शहर को भी जेलेंस्की के जवानों ने अंधेरे में डुबो दिया। उधर मुर्मांस्क शहर में बिजली सप्लाई ऐसी प्रभावित हुई जिसे करीब 2 दिन बाद भी ठीक नहीं किया जा सका है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया, जिससे यहां रिहायशी इलाकों में तबाही हुई, साथ ही थर्मल पावर प्लांट को भी नुकसान पहुंचा। थर्मल पावर प्लांट पर हमले से रूस को नुकसान हुआ। शहर को होने वाली गर्म पानी और भाप की सप्लाई प्रभावित हुई। जाहिर है कि रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर भीषण हमले जारी हैं। दोनों ही देश एक दूसरे के शहरों पर बारूद बरसा रहे हैं, तबाही फैला रहे हैं, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और एक और खबर आपको जंग के मैदान से बताते हैं, जहां रूस का खैरसौन में जबरदस्त अटैक देखने को मिला है। नीपर नदी के किनारे यूक्रेनी सेना पर हमला किया गया है। ग्रेड रॉकेट लॉन्च से यह अटैक किया गया है। यूक्रेनी सेना को इसमें भारी नुकसान होने का दावा तक कर दिया गया है। रूस ने यह खैरसौन में जबरदस्त अटैक किया है, जो कि नीपर नदी के किनारे किया गया है। और इस दौरान बाकायदा ग्रेड रॉकेट लॉन्च से जो अटैक किया गया है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा यूक्रेनी सेना को, यह बताया जा रहा है। इस तरीके से अटैक की जो तस्वीरें हैं, विस्फोट की जो तस्वीरें हैं, वो बार बार जंग के मैदान से आती है। रूस यूक्रेन से आ रही इन तस्वीरों को जरा देखिए कि किस तरीके से दोनों ही देश एक दूसरे पर आक्रामक नजर आते हैं, बार बार विस्फोट करके इन इलाकों को दहलाते हैं। और एक बार फिर से नीपर नदी के किनारे ये विस्फोट किया गया है, रूस की तरफ से किया गया है। यूक्रेन को बहुत ज्यादा इससे नुकसान पहुंचा है, ये दावा भी उनकी तरफ से कर दिया गया है। और अभी भी इसी तरीके से इन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जिस पर यूक्रेन ये कहता है कि उसका अधिकार है और रूस ये कहता है कि उसका अधिकार है। अब रूस ये चाहता है कि यूक्रेन से वो किसी भी तरीके से उस जमीन को हथिया ले, उन जगहों को हथिया ले और वहां पर अपना जो उसका पूरा कब्जा है वो साबित कर सके। नीपर नदी के किनारे जो हमला ये किया गया है, इसमें देखिए यूक्रेनी सेना पर ग्रेड रॉकेट लॉन्च से हमला किया गया है, अटैक किया गया है। यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा इससे हुआ है, ये बताया जा रहा है। इस बीच एक और जानकारी ये है कि रूस का खार्किव में एक बड़ा हमला देखने को मिला है और इसकी वजह से रूस का जो खार्किव में बड़ा हमला हुआ उसकी वजह से रिहायशी इमारत से टकराया है रूस का ड्रोन, ये जानकारी मिली है।
रिहायशी इमारत से ये जाकर के टकरा गया है, ये बताया जा रहा है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर रूस का ये हमला देखने को मिला है। ये तस्वीर देखिए, ये ड्रोन आपको आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा और ये अचानक से जाकर के इस बिल्डिंग से टकरा जाता है, जिसके बाद यहाँ पर एक बड़ा विस्फोट होता है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये देखिए ये किस तरीके से ये विमान उड़ते हुए आता है और यहाँ पर जाकर के टकरा जाता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और इसकी वजह से काफी नुकसान इस बिल्डिंग को भी पहुंचता है। रिहायशी इलाकों को भी अब किसी की तरफ से बख्शा नहीं जा रहा है, न रूस की तरफ से न यूक्रेन की तरफ से। पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो कुछ इस तरीके से चलता था कि जो खाली जगह हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब जब कोई भी देश पीछे नहीं हट रहा है तो ऐसे में रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया गया है और इसी का नतीजा ये इस तरीके की जो विजुअल्स हैं, जो वीडियोस है, वो उसके रूप में हमें देखने को मिलता है। ये रिहायशी इलाके की बिल्डिंग में अचानक से विमान आता है, टकराता है और उसके बाद जोरदार विस्फोट होता है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। अब आपको दोनों खबरें समझा देते हैं कि क्या है ये जानकारी। रिहायशी इमारत से रूस का जो ड्रोन है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से टकराया है। दूसरी जानकारी है कि रूस का खैरसोन में जबरदस्त अटैक देखने को मिला है नीपर नदी के किनारे, जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। दोनों तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से एक दूसरे पर ये देश हमलावर है और एक दूसरे को हर तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए अग्रसर नजर आ रहे हैं। ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। रूस का जो सपना है सोवियत संघ को बनाने का, उसे वो बनाना चाहते हैं हर हाल में, हर कीमत पर। इसीलिए बार बार यूक्रेन को लेकर के वो दबाव बनाते हैं कि जो कुछ जगह है, खासकर खार्किव इलाका हुआ, डोनेस्क हुआ, इसके अलावा ज़ेपोरिज़िया हुआ, इन इलाकों को यूक्रेन छोड़ दे, इन इलाकों से यूक्रेन पीछे हट जाए और जो सोवियत संघ का सपना है रूस का वो पूरा हो जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग के बीच बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, यूएई में ये चल रही है। हालांकि अब तक बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल बड़ा है और अहम भी है कि क्या ये युद्ध रुकने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच तबाही की आग धधक रही है। बातचीत की कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन ठोस नतीजा अब तक नहीं निकला। हालांकि इस बार ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि समस्या का हल निकालने की कोशिशें कामयाब होंगी। अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई। अमेरिका के प्रतिनिधियों ने बातचीत के लिए मध्यस्थता की। इस दौरान ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि ये जंग खत्म हो जाएगी और चर्चा कामयाब होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी का दस्तावेज 100% तैयार है। ज़ेलेंस्की लुधियाना की राजधानी विल्नियस के दौरे पर है, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का मतलब सबसे पहले अमेरिका से मिलने वाली सुरक्षा की गारंटी है, जिसका दस्तावेज तैयार हो चुका है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक जल्द ही अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधि उस पर दस्तखत कर देंगे, जिसके बाद इसे अमेरिकी कांग्रेस और यूक्रेनी संसद में समर्थन के लिए भेजा जाएगा। अबू धाबी में पहली बार यूक्रेन और रूस के वार्ताकार आमने सामने आए। दोनों ने आमने सामने बैठकर जंग खत्म करने के एजेंडे पर चर्चा की। हालांकि बैठक में कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया, लेकिन दोनों पक्ष आगे की बातचीत के लिए राजी हो गए। ज़ेलेंस्की ने इस बातचीत को पॉजिटिव बताते हुए कहा कि अबू धाबी में अमेरिका के 20 सूत्रीय प्लान और विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा हुई। ज़ेलेंस्की के मुताबिक विवादित मुद्दों की संख्या में फिलहाल कमी आई है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। वो चाहता है कि पूर्वी यूक्रेन
जो इलाके अब तक रूस के कब्जे में नहीं आए हैं, उन पर भी यूक्रेन अपना कब्जा छोड़ दे। हालांकि यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने पर राजी नहीं है। इस बीच यूक्रेन की मदद को लेकर नेटो में मतभेद दिख रहा है। हंगरी यूक्रेन को रूस और नेटो देशों के बीच बफर जोन बनाना चाहता है। हंगरी के पीएम ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की जानबूझकर जंग को लंबा खींच रहे हैं। साथ ही हंगरी ने यूक्रेन को दी जाने वाली नेटो की मदद को रोकने की भी मांग की। उधर यूरोप में भी टेंशन। अगर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो गया तो अगला नंबर यूरोपीय देशों का हो सकता है। ऐसे में यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियारों और दूसरी मदद जारी रखने के पक्ष में हैं और लगातार मदद भी कर रहे हैं। एक और जंग का भीषण रूप सामने आ रहा है तो वहीं दूसरी ओर बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं। हालांकि इस बार बातचीत के सफल होने की उम्मीद दिख रही है, लेकिन ये कामयाबी कब मिलेगी, कितनी सफलता मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। और तब तक जंग की आग दोनों देशों को झुलसाती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आइए आपको बताते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन कदमों के बारे में जो दुनिया को एक बड़ी तबाही की ओर ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना की एक्टिविटी बढ़ते जा रही है और यूरोप में तनाव भी उसी तरीके से बढ़ते जा रहा है। दुनिया का सबसे ठंडा द्वीप बनने जा रहा है अब तक की सबसे भीषण जंग का मैदान। राष्ट्रपति ट्रंप की जिद और ग्रीनलैंड के कुदरती संसाधनों पर उसकी नजर विश्व को एक और तबाही की आग में धकेलती दिख रही है।
ट्रंप ने भले ही ग्रीनलैंड पर हमला नहीं करने का ऐलान कर दिया, भले ही यूरोपीय देशों की जिद के आगे वो झुकते दिखाई दे रहे हों, लेकिन हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में अचानक अंधेरा छा गया। चारों ओर घुप अंधेरे के कारण लोग टेंशन में आ गए। अचानक हुए ब्लैकआउट से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बंद हो गए। कई घंटों तक चली बिजली कटौती से इंटरनेट सेवा भी ठप पड़ गई। करीब 20 लोग अंधेरे में घरों में रहने को मजबूर हो गए। हालांकि बिजली कंपनी की ओर से इसे टेक्निकल फॉल्ट बताया गया। माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप ने भले ही हमला नहीं करने का ऐलान किया, लेकिन इस ब्लैकआउट को भी ट्रंप के कब्जा मिशन का एक हिस्सा माना जा रहा है। क्योंकि रूस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया जिस वक्त ग्रीनलैंड में ब्लैकआउट था, ठीक उसी वक्त ग्रीनलैंड के आसमान में अमेरिकी हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। माना जा रहा है कि अमेरिकी की यह सोची समझी रणनीति है, जिसके पहले चरण में बिजली सप्लाई ठप, इंटरनेट ठप किया गया, जबकि दूसरा चरण सूचना युद्ध, यानी हेलीकॉप्टर के वीडियो तो वायरल हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका की ओर से अभी तक कुछ नहीं कहा गया। तीसरा चरण है ग्रीनलैंड पर रूस और चीन के हमले का डर दिखाना, जबकि चौथा चरण होगा जिसके तहत अमेरिकी कमांडो ग्रीनलैंड की जमीन पर उतरेंगे और ग्रीनलैंड अमेरिका के कंट्रोल में आ सकता है। हालांकि ग्रीनलैंड पर झंडे तो पहले ही की तरह लहराते रहेंगे, लेकिन जीत ट्रंप की। अमेरिका की जिद ने यूरोप को तनाव में डाल दिया है। यूरोप अब अमेरिका से दूर न्यू नेटो बनाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका की प्राथमिकता अपनी सुरक्षा है। उसकी प्राथमिकता की लिस्ट में यूरोप बहुत नीचे आ गया है। उसने साफ कहा कि यूरोप को अब अपने खतरों से निपटने के लिए खुद ही इंतजाम करने चाहिए। अमेरिका केवल सीमित दायरे में ही साथ देगा। साफ है कि अमेरिका यूरोप का साथ छोड़ता जा रहा है। हालांकि ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देश डेनमार्क के साथ जहां एक और अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी तैयारियां पुख्ता कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूरोपी भी तैयारियों में जुटा है। फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े देश नए सैन्य गठबंधन को लीड कर सकते हैं, तो वहीं एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देशों के अलावा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड जैसे नॉर्डिक देश भी नए गठबंधन के पक्ष में दिख रहे हैं। यूरोप अब $1 ट्रिलियन की नई योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत यूरोप अपनी सेना को मजबूत करने जा रहा है। इसके जरिए टैंक उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी, गोला बारूद का भंडार भरा जाएगा, रिसर्च पर जोर दिया जाएगा, सर्विलांस ड्रोन और अटैक ड्रोन का निर्माण बढ़ाया जाएगा। साफ है कि ग्रीनलैंड पर एक और अमेरिका है। राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर यूरोप है।
जो डेनमार्क का साथ देकर हर हाल में अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जे से रोकना चाह रहा है। जबकि तीसरी ओर रूस और उसका गठबंधन है, जिसमें चीन और उत्तर कोरिया भी शामिल हो सकते हैं। खबर है कि रूस भी जल्दी आर्कटिक में मिशन शुरू कर सकता है। ऐसे में यूरोप के लिए रूस यूक्रेन के बाद ग्रीनलैंड पर भी मुसीबत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ग्रीनलैंड को लेकर के अमेरिका की सनक बढ़ते ही जा रही है। अब ग्रीनलैंड पर कभी भी हमला किया जा सकता है। हालांकि ग्रीनलैंड को लेकर के ये कहा जाता है अमेरिका की तरफ से कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए वो जगह चाहिए, वो हिस्सा चाहिए, लेकिन सच ये है वहां पर मिल रहे मिनरल्स और अब जिस तरीके से मौसम परिवर्तन हो रहा है और बात ये भी हो रही है कि बर्फ पिघलते जा रही है, ऐसे में वहां पर जो मिनरल्स मौजूद है उन्हें निकाल पाना आसान होगा। और इसीलिए अमेरिका का जो एक नया नारा दिया गया था ट्रंप की तरफ से, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा का, उसे वो पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं उन देशों को निशाना बना रहे हैं जहां की खनिज संपदा पर अमेरिका अपना अधिकार स्थापित कर सके और अपने आप को पावरफुल बना सके। वो हमेशा ये कहता है कि अमेरिका विश्व में नंबर 1 की कंट्री है, सुपर पावर है, लेकिन अब अमेरिका से ये तमगा धीरे धीरे छिनते हुए रूस और चीन के पास जाते जा रहा है। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता है कि वो कमजोर पड़े। वेनेजुएला पर उसने सबसे पहले निशाना बनाया, उसकी वजह ड्रग्स पैडलर भले ही बताए गए थे, लेकिन उसकी वजह सिर्फ वहां का तेल का अकूत भंडार था। इसके बाद अब ग्रीनलैंड चाहिए क्योंकि वहां पर मिनरल्स का अकूत भंडार। इसी तरीके से ईरान भी चाहिए क्योंकि ईरान में भी इसी तरीके से मिनरल्स भरे पड़े हैं। सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर आता है ईरान के पास जो तेल रिजर्व है, कच्चा तेल जो रिजर्व है उसमें। अब ऐसे में ईरान भी चाहिए, क्यूबा भी चाहिए। क्यूबा को दुनिया भर में कहा जाता है सबसे ज्यादा जो चीनी उत्पादन होता है वो क्यूबा में होता है। इसी तरीके से कनाडा को लेकर के भी अमेरिका की तरफ से बार बार बयानबाजी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वो कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाएगा। 50 राज्य है, ऐसे में 51वां राज्यों से बनाएगा। मैक्सिको को लेकर के तरह तरह की चेतावनियां दी जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। अब ऐसे में कभी भी किसी भी देश की तरफ जो सेना है अमेरिका की वो मूव कर सकती है। खासकर अभी जो नजरें गड़ी हुई हैं वो ग्रीनलैंड और ईरान पर गड़ी हुई हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर के न केवल चेतावनी जारी कर रहा है बल्कि उसकी तैयारी भी पूरी है। इसी तरीके से ईरान को लेकर के भी वहां पर भी तख्ता पलट को लेकर के पूरी तैयारी जो है वो अमेरिका की तरफ से कर ली गई है। कभी भी वहां पर हमला किया जाएगा और कभी भी उन जगहों पर अमेरिका अपना एकाधिकार कहना शुरू कर देगा। ईरान में हालांकि तैयारी दूसरी है कि कोई ऐसी सरकार लेकर के आए जो अमेरिका के हिसाब से चले। आज अगर बात की जाए भारत की तो भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो आइए आपको बताते हैं भारतीय सेना के उन दिव्यास्त्रों के बारे में जो दुश्मन को मिट्टी में मिलाने का दम रखते हैं और भारत को अजेय बनाते हैं। हिंदुस्तान की सेना शौर्य का दूसरा नाम है। जंग चाहे बॉर्डर पर हो या दुश्मन की सीमा में घुसकर तबाही मचानी हो, भारतीय सेना बेजोड़ है। जवानों का हौसला हिमालय से भी अडिग है और अपने इसी हौसले की बदौलत भारत के जवान हमेशा दुश्मन पर भारी पड़ते हैं। भारतीय सेना के विनाशक हथियार उसके हमलों को और घातक बनाते हैं। गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर दिल्ली में शौर्य पथ पर सेना के तीनों अंगों ने परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर सेना के घातक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। आइए आपको बताते हैं भारतीय सेना के तरकश में मौजूद दिव्य अस्त्रों के बारे में जो दुश्मन पर अचूक वार करते हैं।
अग्नि 5। करीब 5000 किलोमीटर तक मार करने का मात्रा रखने वाली अग्नि 5 मिसाइल भारतीय सेना का शानदार हथियार है। इसकी जद में पूरा चीन और लगभग आधा यूरोप आता है। खास बात यह है कि अग्नि 5 एडवांस्ड मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक पर काम करती है। अग्नि 5 एक साथ कई वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है और हर वॉरहेड से अलग अलग जगह पर हमला किया जा सकता है। अग्नि 5 करीब 1.5 टन न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। यह आवाज की रफ्तार से करीब 24 गुना यानी माक 24 की स्पीड से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है और पलक झपकने से पहले ही उसे नेस्तनाबूद कर देती है। जिसे अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल भी बेहद आसान है और इसी वजह से इसकी तैनाती कहीं भी की जा सकती है। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम देश का पहला स्वदेशी मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर सूर्यास्त्र की झलक दिखाई गई। दुश्मन के इलाके में करीब 300 किलोमीटर की गहराई तक स्ट्राइक करने में सक्षम यह सिस्टम कराची से लाहौर तक पाकिस्तान के सभी बड़े शहरों को दोपहर में भी सूर्यास्त जैसा अंधेरा दिखा सकता है। सूर्यास्त्र भारत का एक ऐसा हथियार है जो पाकिस्तान के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। ये देश का पहला स्वदेशी मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे पुणे स्थित NIB लिमिटेड और इजराइल की एल्पिड सिस्टम ने विकसित किया है। यह सिस्टम एल्पिड के प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम यानी पल्स आर्किटेक्चर पर आधारित है जो 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक बेहद सटीक हमले करने में सक्षम है।